नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, थाना चौक, मोहल्ला लाजपत नगर। हुआ कुछ यूं कि 11 मार्च 2026 को शाम को करीब 4:30 बजे लाजपत नगर के रहने वाले भीष्म खरबंदा की पत्नी ने फोन किया। उन्नाव एक बच्चा जिसकी ननिहाल उन्नाव थी, लेकिन वो चूंकि भीष्म खरबंदा का बच्चा था, इसलिए भीष्म खरबंदा की दूसरी पत्नी ने फोन करके बताया उस बच्चे की नानी नाना को, ये बताया कि भीष्म की पहली पत्नी स्वाति का 4 साल का बच्चा अर्नब उसकी बाथरूम में फिसल कर गिरने से मृत्यु हो गई। ननिहाल वाले फौरन वहाँ से भाग कर आए और उन्होंने तब तक बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी थी और नाना नानी और एक मौसी काजल उसका नाम था, इन तीनों ने वहाँ जब शव को देखा तो उनके जैसे ये कहते हैं ना, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। शरीर पर चोटों के बहुत निशान थे और ऐसा लग रहा था कि इसको बहुत ही यातना देने के बाद इसकी मृत्यु हुई है। बहुत ही दिल दहला देने वाला उस समय ये मंजर था। पोस्टमार्टम हाउस में भीड़ इकट्ठा हो गई। ननिहाल का पूरा पक्ष आया। उसका जो बाप था, पिता था भीष्म खरबंदा, वहाँ मौके पर मौजूद था। उनके भी रिश्तेदार थे सब तमाम, और यहीं पर बातचीत दोनों पक्षों में गर्मा गर्म बहस भी होने लगी कि तुम लोगों ने बच्चे को मार दिया। चूंकि माँ के मरने के बाद अर्नब की माँ का नाम था स्वाति, पिता का नाम था भीष्म खरबंदा। इसकी पैदाइश के 6 महीने बाद ही माँ स्वाति का बीमारी से निधन हो गया। दूसरी शादी रागिनी नाम की एक लड़की से भीष्म खरबंदा ने कर ली और बच्चा ये अर्नब ननिहाल वालों के पास 3 साल तक रहा। लेकिन उसके बाद भीष्म खरबंदा चूंकि पेशे से वकील भी थे, इन्होंने अदालत में पैरवी करके उस बच्चे की कस्टडी अपने हाथ में ले ली। कोर्ट के आदेश के बाद ननिहाल वालों ने बच्चे को उसके पिता भीष्म खरबंदा को सौंप दिया। वो लेकर आए यहाँ से और उसके बाद से उस बच्चे की यातना शुरू कर दी। ऐसा बच्चे के नाना और उसकी मौसी ने वहीं पोस्टमार्टम हाउस में आरोप लगाने शुरू कर दिए और ये बताया कि हम लोगों ने जब जब इसे देखने के लिए या व्हाट्सएप कॉल करने पर इससे बात करने के लिए कहा, कभी इन लोगों ने बात नहीं कराई। अगर बहुत ज़्यादा जिद करके, क्योंकि हाई कोर्ट के इस आदेश में अदालत के इस आदेश में बच्चे की कस्टडी देने के साथ साथ ये भी जो शर्तें लगाई जाती हैं कि ननिहाल पक्ष अगर कभी बात करना चाहे तो उससे बात कराएं, उससे मिलवाएं, दिखाएं। शर्तें होती हैं जब भी बच्चे की कस्टडी दी जाती है, तो ऐसे सुओ मोटो कोर्ट, कोई भी कोर्ट ये नहीं कहती कि हाँ बाप रखिए, पालन पोषण करिए। जरूर उसमें कुछ न कुछ शर्तें, कुछ राइडर्स लगाए जाते हैं ताकि बच्चे की बचत हो सके। तो बहरहाल उसी आदेश के तहत जब जब इन लोगों ने कहा कि व्हाट्सएप कॉल पे, वीडियो कॉल पे दिखा दिया जाए, तो उसको पीछे वाले कैमरे से दिखा देते थे म्यूट करके, ताकि उसकी आवाज़ न सुनाई पड़े, क्या बोल रहा है ये भी न सुनाई पड़े। और गर्मी के दिन में भी उसे फुल स्लीव की शर्ट और सिर पर टोपी लगा के तब उससे बातचीत कराते थे। दूर से ही बात कराते थे कि वो कुछ कह न सके। ये सारे आरोप वहाँ पर लगाए और नानी के शिकायत पर बच्चे के पिता भीष्म खरबंदा और सौतेली माँ रागिनी के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई। खैर, पूरी डिटेल अब चूंकि FIR दर्ज हुई, हत्या की दर्ज हुई, इंस्पेक्टर नागेश उपाध्याय ने ये विवेचना शुरू की, तो बहुत सी चीज़ें निकल कर आना शुरू हुई कि क्या रिलेशन थे, कैसे ये हुआ, पहली पत्नी यानी अर्नब की माँ की मौत कैसे हुई, ये सब तमाम, ताकि ये इस्टेब्लिश हो सके कि इन लोगों ने जानबूझकर इस बच्चे की खराब नीयत से मारपीट कर
हत्या की है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके बच्चे की 18 चोटों का जिक्र है। शरीर पर 18 चोटें हैं, कुछ गंभीर हैं, कुछ छोटी मोटी हैं, जलने के निशान हैं, पिटाई के लाल और काले निशान पीठ पर हैं। ये सब तमाम चीज़ें हैं। बच्चे की फ़ोटो देखिए, कितना मासूम है। कम्युनिटी में फ़ोटो भी उसकी डाल रहा हूँ मैं। उन्नाव शुक्लागंज के सहज नगर अंबिकापुरम के रहने वाले अर्नब के मामा नानी नाना नानी, जहाँ पर अर्नब की ननिहाल है, उसके मामा रोहित कश्यप ने पुलिस को बयान दिया कि चौक के लाजपत नगर में भीष्म खरबंदा रहते हैं। हमने मैट्रिमोनियल साइट पर लड़का देखा। 23 नवंबर 2020 को रोहित कश्यप बताते हैं कि मैंने अपनी बहन स्वाति की उससे शादी करा दी। 16 अक्टूबर 2021 को स्वाति ने बेटे अर्नब को जन्म दिया। उसके बाद स्वाति की तबीयत खराब रहने लगी। भीष्म ने इलाज नहीं कराया, ऐसा ननिहाल वालों का आरोप है, जिससे उसकी स्थिति खराब होती चली गई। आंतों में गंभीर इन्फेक्शन हो गया और रोहित कश्यप ये बताते हैं कि उसकी बहन स्वाति की अप्रैल 2022 में मौत हो गई। उसके बाद से अर्नब अपने ननिहाल उन्नाव में ही, वो जब माँ की मौत हो गई तो नाना नानी मामा मौसी सभी लोग उसको अपने साथ ले गए। वो ननिहाल में ही रह रहा था। रोहित ने यह भी बताया कि बहन स्वाति की मृत्यु के बाद पति भीष्म खरबंदा ने छोटी बहन काजल से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन बहन की प्रताड़ना देखकर काजल ने शादी से साफ इनकार कर दिया कि मैं कतई ऐसे घर में नहीं जाऊंगी जहां मेरी बहन प्रताड़ना के कारण मारी गई हो, जहां मेरी बहन का इलाज न कराया गया हो और इलाज न कराने की दशा में या प्रॉपर इलाज न होने की दशा में ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर इसी वजह से भांजे को भी उन्होंने कभी लखनऊ भीष्म खरबंदा के लिए नहीं भेजा। लेकिन इसी बीच में भीष्म खरबंदा ने रागिनी नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर ली। रागिनी के एक बच्चा इस शादी के पहले पति से पहले से मौजूद था। भीष्म से भी एक बच्चा हुआ, यानी 2 बच्चे भीष्म के घर में रह रहे थे। इसके बाद जब वो बच्चा पैदा हो गया तब तक ये लोग कुछ नहीं बोले। लगभग 2-2.5 साल 3 साल बीत गया। तब भीष्म अर्नब की भी कस्टडी अदालत से मांगने लगा कि साहब इसे हमारे सुपुर्द कर दिया जाए, मैं बच्चे का बाप हूँ, माँ मर गई है, मैं ही इसका पालन पोषण करूँगा। ये अदालती दांव पेच हैं। पेशे से वकील भीष्म ने इन सभी दांव पेच का इस्तेमाल किया, लेकिन ननिहाल वाले ये कस्टडी देने को तैयार नहीं हुए। इसके लिए वो कई बार उन्नाव अपने ससुराल भी गया, गाली गलौज की, मारपीट की अपने ससुराल वालों से कि बच्चे को हमें दो, हम ले जाएंगे। रोहित के मुताबिक 13 अगस्त 2025 को भीष्म खरबंदा कोर्ट का एक आदेश लेकर अपने ससुराल यानी भीष्म के ननिहाल पहुंचे। कोर्ट के आदेश पर वहीं पर पुलिस वालों की उपस्थिति में अर्नब को उसके हाथ सौंप दिया गया। कोर्ट ने 1 महीने तक साथ रहने का समय दिया था। फिर बच्चे के बयान पर भीष्म को कस्टडी दे दी गई। अब 1 महीने रहा है बच्चे को, आप रोज सुबह शाम, 4 साल का बच्चा कितना नासमझ होता है, आप उसको सुबह शाम ला के जो बच्चे की पसंद की चीज़ें हैं, चॉकलेट खिलाइए, आइसक्रीम खिलाइए, चिप्स खिलाइए, तो फिर वो आप ही की बात करेगा। बिल्कुल कच्चा मन होता है 4 साल का बच्चा। सबके घर में होंगे, आप जानते होंगे, जो घर का जो भी सदस्य इन बच्चों की उस समय की जो डिमांड है, छोटी छोटी डिमांड जो होती हैं कि हमें चिप्स खाना है, हमें कुरकुरे खाना है, हमें आइसक्रीम खाना है, हमें चॉकलेट ला दीजिए, मुझे खिलौने ला दीजिए, तो जो उसकी इस तरह की डिमांड बच्चों की पूरा करता है, बच्चा सबसे नज़दीक उसी के रहता है, उसी का इंतज़ार करता है, उसी की बात मानता है। घर पर भी चाहे वो बड़ा भाई हो, उसका चाचा हो, मामा हो, ताऊ हो, कोई भी हो। तो यही जब 1 महीने बाद अदालत के सामने उसका बयान हुआ तो उसने कहा मेरे पिताजी अच्छे हैं और मैं इनके साथ रहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो उससे कहा गया होगा वही बेचारा उसने कह दिया होगा अदालत में, और वो कस्टडी लेकर
अपने घर ले आए। जैसे ही ये घर ले आए, अदालत ने अपने उसमें ये लिखा भी था कि साहब वो मिलने दिया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। लेकिन आरोप लगाया घर वालों ने, मामा ने भी, मौसी ने भी और नानी ने भी, कि अगस्त के बाद से अर्नब से न तो ननिहाल के लोगों से मिलने दिया गया, न ही मोबाइल फ़ोन पर ढंग से बात करने दी गई। कई बार कहने पर 2-2, 3-3 दिन बाद बात कराई गई। अर्नब की मौसी काजल ने पुलिस को बयान दिया कि अगर कभी वीडियो कॉल करता था तो कैमरे की दूसरी तरफ से अर्नब को दिखाता था, म्यूट भी कर देता था, जिससे अर्नब की किसी तरह की आवाज़ हम न सुन सकें। और 11 मार्च 2026 को उन्होंने ही, यानी जो उसकी पत्नी थी, उन्होंने ही, रागिनी ने ही फ़ोन पर ये सूचना दी कि वो बाथरूम में गिर गया है और उसकी मृत्यु हो गई है। फ़ौरन मैंने जैसा बताया, ननिहाल वाले भाग कर आए। उस मासूम के शव को देखते ही साफ साफ बर्बरता के निशान उसके शरीर पर मौजूद थे। और काजल ने यह भी अपने बयान में बताया कि शव की उस बर्बरता से देखकर लग रहा था मानो उसको सिगरेट और प्रेस से, यानी कपड़ा इस्त्री करने वाले प्रेस से जलाया गया हो। कपड़े उतार कर देखा गया था तो बैग की तरफ पीटे जाने के लाल काले निशान पड़े थे। उन चोटों के बारे में पूछने पर भीष्म खरबंदा और उनके घर वाले लड़ाई झगड़ा पर आमादा हो गए और वहीं पोस्टमार्टम हाउस में ही दोनों पक्षों में विवाद हो गया। अर्नब की नानी सुधा ने बताया कि अर्नब से मिलने आओ अगर कभी तो वो बाहर ही लॉन में बैठाता था, कभी भीतर नहीं ले जाता था, भीतर जाने भी नहीं देता था। अर्नब को दूर से दिखाता था, लॉन में बैठ के दूर कहीं 20-50 कदम दूर खड़ा करके उसे दिखाता था। अर्नब से अगर बात करने का प्रयास किया जाए तो गालियां देता था। अर्नब भी इतना डरा सहमा रहता था कि कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। अर्नब के साथ चोट जो लगी थी उसकी ड्यूरेशन भी होती है। पुरानी से पुरानी और नई से नई चोटों को देखकर लग रहा था जैसे लगभग हर दिन या हर दूसरे तीसरे दिन उसके साथ बर्बरता होती थी। उसे छिपाने के लिए, अपनी बर्बरता को छिपाने के लिए गर्मी में भी फुल स्लीव का शर्ट और ऊनी टोपी उसको पहनाकर सामने ले आते थे जब जब ननिहाल के लोग देखने की जिद करते थे। और अंतिम बार 23 फरवरी को इन लोगों से उसने इसी तरह दूर से मिलाया था। मैंने बताया कि जब इस तरह की बातें होने लगीं, वहाँ दोनों पक्षों में आपस में गाली गलौज और हाथापाई हो गई। पुलिस आई, किसी तरह से दोनों तरफ के जानने वालों ने दोनों पक्षों को रोका और फिर कुछ देर बाद दोनों पक्षों की जब पुलिस आ गई तो ननिहाल वालों को उस अर्नब का, 4 साल के उस अर्नब का शव दिया गया और ननिहाल वालों ने ही उसका अंतिम संस्कार किया। पुलिस की नानी सुधा की तहरीर पर भीष्म और रागिनी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस तरह से ये कहना कि 4 साल का बच्चा बाथरूम में गिरकर उसकी मृत्यु हुई संभव नहीं है। सिर्फ गिरने से, छोटे बच्चे तो 1.5 साल से, जब वो साल भर के बाद जब वो चलना शुरू करते हैं, दिन में 20 बार गिरते हैं। 2 साल, 3 साल और 4 साल में बच्चे दौड़ेंगे, डिसबैलेंस होंगे, गिरेंगे। लेकिन गिरने से हो सकता है कभी किसी के सिर में बहुत गंभीर चोट किसी ऑब्जेक्ट पर लगने की वजह से हो जाए, लेकिन गिरने से किसी की मौत हो जाए फिसल कर, ऐसा बहुत कम सुना गया है। तो इस तरह से ये कहानी पूरी आ गई। दोनों अब पकड़े गए हैं, भाग गए थे। और भीष्म के लिए बताया पुलिस ने जो उसके पेशे के बारे में लिखा कि भीष्म पेशे से वकील है और केजीएमयू के सामने उसकी फोटो स्टेट की एक दुकान भी है। मौसी का बड़ा लंबा बयान पुलिस के सामने पुलिस ने लिखा है, जिसमें भांजे अर्नब, उसका घर का नाम गुग्गू था, उसको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, इस तरह की बातें उसमें समझ में आई। और जो आरोप लगाए गए थे, जो उसकी मौसी ने, नानी ने और मामा रोहित कश्यप ने जितनी बातें बताई थी, आरोप लगाई थी, बर्बरता के बारे में बताई थी,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये सभी बातें सच लग रही हैं कि हाँ, जो ये लोग बता रहे हैं वही हुआ होगा। और उसी में मामा के बयान में ये लिखा गया है कि अर्नब के जन्म के 6 महीने बाद ही उसकी माँ स्वाति की मौत हो गई थी और तब से बच्चा ननिहाल में रह रहा था। 3 साल ननिहाल में रहा, यानी 3.5 साल की बात है। अभी अगस्त 2025 में कोर्ट से वो आदेश लेकर पहुंचा और बच्चे को अपने साथ घर ले आया। आज की घटना देखिए, 4 साल के बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। किसी भी एंगल से आप देखें, किसी भी परिस्थिति से आप देखें, तो 4 साल का बच्चा जो जिसकी समझ बिल्कुल शून्य हो, उस समय जो उसे खेलने कूदने का आनंद है, खाने का आनंद है, जो उसको दुलारे उसके साथ, दुलार करे उसके साथ वो आनंद है, उसी को बच्चे एंजॉय करते हैं। उनसे ये समझ में उन्हें नहीं आता कि कौन दुश्मन हो गया, कौन दोस्त है, कौन प्यार करता है, कौन नहीं करता है। उनकी जिद मानने वाला ही वो मानते हैं कि वही सबसे अधिक प्यार करता है। तो जब वो 6 महीने का था तभी उसकी माँ मर गई। वो तो माँ और पापा ये 2 शब्द भी उस समय नहीं बोल रहा होगा, और शायद उस समय तक वो सिर्फ माँ के स्पर्श को पहचानता होगा। माँ के, क्योंकि माँ उसे दूध पिलाती होगी, उसे खाना खिलाती होगी, उसकी साफ सफाई करती होगी, तो वो माँ के स्पर्श को ही पहचानता होगा। इसके अलावा वो किसी को न तो माँ, मम्मी या माँ या अम्मा या पापा ये भी नहीं कहता रहा होगा। माँ की मृत्यु के बाद वो नाना, नानी, मौसी, मामा के पास चला गया, और मम्मी पापा शब्द जब वो जानने लायक हुआ तो उसने बोला ही नहीं, वो भूल गया होगा। उसके ननिहाल वाले अगर कभी याद दिलाते होंगे तो शायद वो मम्मी पापा का उच्चारण कर पाए। तो फिर क्या दुश्मनी किसी से उसकी हो सकती है। पहचानने की बात तो बहुत दूर, वो 2 साल 3 साल में इन दोनों शब्दों का, मम्मी और पापा का उच्चारण भी नहीं कर पाता होगा, क्योंकि उसे कभी मौका नहीं मिला जब से वो होश में आया, जब से वो जानकार हुआ। पिता वकील थे, उन्होंने सारे कानूनी दांव पेच लगा के उसकी कस्टडी कोर्ट से ले ली। अर्नब की कस्टडी में उसके पिता का उससे कोई लगाव या उस बच्चे से प्यार की वजह से उसने ये कस्टडी नहीं ली होगी, ऐसा मेरा मानना है। सिर्फ प्रॉपर्टी के फ्यूचर हिस्सेदार को खत्म करने के लिए ही उसने ये कस्टडी ली होगी। कतई इसलिए नहीं ली होगी कि बच्चा है मेरा, प्यारा है, मेरा ही बच्चा है, घर में रहेगा, जैसे सब पले बढ़ेंगे, उसको मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, ऐसा कतई नहीं होगा। तो अगर नई शादी में पहली पत्नी से बच्चे नहीं होते, तब कस्टडी मांगने के पीछे ये बात समझ में आती है कि खानदान चलाने के लिए या वंश चलाने के लिए जो सामाजिक भावनाओं की बाध्यता होती है, उसके कारण बच्चे की कस्टडी मांगी जा रही है। पर जब नई पत्नी के 2 बच्चे घर में मौजूद हैं, और एक उसके पहले पति से, एक उससे यानी भीष्म खरबंदा से है, तो फिर बच्चे के लिए, उसके प्यार के लिए, बच्चे को दुलार के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए, खानदान चलाने के लिए अपने पहले पत्नी के बच्चे को कस्टडी मांगना, ये बात गले से उतरती नहीं है। बात कुछ यूं हुई होगी कि नई पत्नी के बच्चा होने के बाद वो पति को बार बार ये कहती होगी कि जो बच्चा ननिहाल में पल रहा है उसकी भी प्रॉपर्टी, उसका भी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा होगा, और कभी न कभी ननिहाल वाले उसका वो आधा हिस्सा क्लेम करेंगे, जो बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा नई पत्नी ने खरबंदा को बार बार कहा होगा, ताने भी दिए होंगे, किस बात के वकील हो। तब भीष्म पर यह दबाव वो बनाती होगी कि उसको यहां ले आओ, हम लोग यहीं उसका काम तमाम करेंगे। मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि मेरे बच्चे की प्रॉपर्टी में, या मैंने जिस बच्चे को जना है उसकी प्रॉपर्टी में कोई दूसरा हिस्सेदार सामने आए। तभी वो बार बार भीष्म को उसने कहा होगा, दबाव बनाया होगा, क्योंकि ये सब बातें शुरू हुई हैं जब उसका बच्चा हो गया है, भीष्म से हुआ है, उसके बाद ये कस्टडी लेने की बात शुरू हुई है।
वैसे भी उसकी पहले पति से जो बच्चा है तो वो तो उसका ही था, तो उसके लिए भी वो चाहती होगी कि इसको भी प्रॉपर्टी में हक मिलना चाहिए। फिर भीष्म ने बच्चे की कस्टडी एन केन प्रकार अदालत से हासिल कर ली और बाकी की मंशा उसकी पत्नी ने पूरी कर दी। वरना बच्चा 4 साल का था, वो न किसी को परेशान कर सकता होगा, न माँ बाप की याद करता होगा कि ये दंपत्ति उससे इरिटेट हो रहे होंगे। बहुत होगा तो माँ बाप की पिटाई के बाद वो नाना नानी या मौसा मौसी को याद कर रहा होगा। वो कोई ऐसी बात नहीं है जिससे इतना इरिटेशन हो कि उसको सुबह शाम मारा जाए। मारते समय इस निर्दयी दंपत्ति को जरा सा भी दया नहीं आई। चलो माँ तो सौतेली माँ थी, बाप तो वही था, बच्चे का बाप तो भीष्म खरबंदा ही था, लेकिन दोनों ने ही मिलकर मारा। और उस समय जब उसी की उम्र के आसपास थोड़ा बहुत छोटे 2 बच्चे घर में मौजूद हों, तब एक बच्चे के साथ ऐसी हीन भावना, ऐसी निर्दयता, और अपनी एक संतान को पूरी प्रॉपर्टी देने के लिए दूसरी संतान को तिल तिल करके मारा गया। कितनी ये बात, मतलब उस बेचारी की जान कैसे निकली होगी, ये सोच कर ही रूह कांप जाती है। तो ऐसे प्रकरण कोई नए नहीं है। रामायण में भी कैकेयी ने यही किया था, अपने बच्चे भरत को राजगद्दी दिलाने और राजगद्दी के हकदार राम को 14 वर्ष का वनवास इसीलिए मांगा था कि वो रास्ते से हट जाए, चला जाए, कहाँ लौट कर आएगा और मेरा बच्चा भरत राजगद्दी पर बैठे। बाद में कहानी बदल गई। भरत का भाई के प्रति बहुत प्रेम था और उन्होंने वो राजगद्दी लेने से इनकार कर दिया और उनकी खड़ाओं से ही वो राज्य का शासन करते रहे। लेकिन माँ ने अपनी प्रॉपर्टी में अपने बच्चे को पूरा हिस्सा दिलाने के लिए इतना बड़ा, मतलब रामायण का जो रामायण में जितने युद्ध, रावण, लंका, ये सब उसी समय से शुरू हुए या उसके आगे की देन है जब कैकेयी ने अपने बेटे के लिए राजगद्दी मांगी थी। इससे दूसरा कोई उदाहरण इससे बड़ा नहीं है जहां अपने बेटे को प्रॉपर्टी देने के लिए एक जो उसका हकदार था, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनको उसने वनवास दिला दी। तो इसमें 2 लाइनें किसी कवि ने लिखी हैं कि माता पिता का क्रूर हृदय अवयस्क बच्चे के शिशु पर अवयस्क शिशु पर वार। माता पिता का क्रूर हृदय अवयस्क बच्चे के शिशु पर वार, अवयस्क शिशु पर वार, और निर्दयता की यह लीला अमानुष्य का चरम पाप धर। ये किसी पाप घर, ये किसी नई कविता होती है, वो इसके लेखक मुझे नहीं मिले, लेकिन ये कविता मिली तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं कि माता पिता का क्रूर हृदय 4 वर्ष के बच्चों पर किस तरह वार करता है, और ये लीला जो निर्दयता की है ये अमानुषपन के चरम पर है। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।